हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कृतिका बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। और इसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। तो चलिए आइए इसे हम पढ़ते हैं। तो ये जो पूरी स्टोरी है यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी किस प्रकार की इज्जत रहती है अपने इंडिया में। यानी जब कोई भी ब्रिटिशर्स रहता है, व्यक्ति जो रहता है, जो कि पहले इंडिया को बहुत लूटे थे, तो उनकी क्या इज्जत रहती है इंडिया में, यानी कि भारत में। तो चलिए आइए इसे पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, डीप में समझते हैं कि क्या होता है जॉर्ज पंचम के साथ। तो इस वीडियो का मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमसे लेखक कहते हैं कि जब इंग्लैंड की जो रानी थी एलिजाबेथ, वो द्वितीय मई को अपने पति के हिंदुस्तान में पधारने वाली थी। और यहाँ पे जब वो हिंदुस्तान में आने वाली थी तो सारे जितने भी अखबार थे, सभी अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। और रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही जितने भी रॉयल फैमिलीज से कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं, कैसे एलिजाबेथ जो हैं वो अपनी तैयारियां कर रही हैं, और कैसे उनका दर्जी भी परेशान है। यहाँ पे दर्जी को परेशान इसलिए लिखा गया है कि दर्जी परेशान है तो मतलब वहाँ का हर एक व्यक्ति परेशान है। अब दर्जी इसलिए परेशान है क्योंकि जब वे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करेंगी तब वे क्या पहनेंगी और किस प्रकार के वस्त्र वे पहनेंगी। और उनका जो सेक्रेटरी है वो भी शायद जासूसी करने के लिए पहले ही इस भारत में आ चुका था, यानी कि पहले ही भारत का दौरा करने वाला था। वैसे तो ये कोई मजाक की बात तो थी नहीं, इसीलिए तुरंत फौज फाटे, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ पे फौज हो जाने लगे। और इसीलिए यहाँ पे जो फोटोग्राफर्स थे उनकी भी फौज तैयार हो रही थी। कहाँ की बात की जा रही है? ये बात इंडिया की जा रही है, यानी कि इंडिया में भी उस वक्त फौज तैयार की जा रही थी। फिर हमसे लेखक कहते हैं कि जो इंग्लैंड के अखबार थे वहाँ की जितने भी करतने थी, करतने का ये मतलब जहाँ जितने भी कार्य थे वो हिंदुस्तान के अखबारों में दूसरे दिन पोस्ट हुए नज़र आ रहे थे। मान लीजिए कि आज अगर रानी थोड़ा आगे बढ़ी, यानी अपनी यात्रा को शुरू की, तो वो कल हिंदुस्तान के अखबारों में आता था कि रानी आज यात्रा शुरू की है। तो और इस प्रकार के कई सारे तैयारियां रानी एलिजाबेथ कर रही थी। वो यहाँ पर अपने पति के इलाके में आने वाली थी एक तरह से। तो यहाँ पे जो रानी की एलिजाबेथ थी उनकी जन्म पत्री थी, यानी जिन्हें हम कुंडली कहते हैं, वो भी छपी थी। और प्रिंस के फिलिप के कारनामे भी छपे थे। मतलब इस प्रकार की जितने भी चीज़ें थे वो सब भारत में, मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग एक्टिव दिख रहे थे। और सरकारी जितने भी कर्मचारी थे उनके ऊपर ऊंचे पद से दबाव आया था, और इसी के कारण वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। और बड़ी ही धूमधाम से, बड़ा ही शोर शराबा, मतलब कि शोर शराबे से इस चीज़ की तैयारी हो रही थी इस समय। तो इसी के बारे में हमें लेखक बताते हैं कि किस प्रकार की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे कभी नई दिल्ली जो थी वहाँ पर भाई दूसरे देश की रानी आने वाली थी, वो भी अपने देश में नई दिल्ली में, तो तैयारी काफ़ी अच्छी हो ही रही थी। तो अब देखिए, अब यहाँ से किस तरह से लेखक व्यंग करना शुरू करते हैं। मैं आपको अंत में सारी चीज़ बताऊंगा कि आखिर में लेखक कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे भी बताते हैं हमें कि जब रानी दिल्ली आ रही थी तो वहाँ पे देखते ही देखते पूरी नई दिल्ली बदल गई। यानी पहले जो जैसी वो थी वैसी नहीं रही। अब वो वहाँ पे जितनी भी सड़कें थी, अब देखिए व्यंग मारना शुरू करते हैं, व्यंग कसना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नजनीनों की तरह श्रृंगार किया। मतलब कि सड़कें जवान हुई, मतलब जो पुरानी सड़कें थी वो बदल कर नई हुई, और जितने भी पहले धूल वगैरह उड़ती थी दिल्ली में वो सभी साफ हो गई, और इमारतें भी चमचमाने लगी। तो इस प्रकार का चेंज जो हुआ वो दिल्ली में सभी के सामने हुआ था, इन सभी प्रकार का चेंज। लेकिन अब वहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वह यह थी कि जॉर्ज पंचम जो थे उनकी नाक की।
तो नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ मतलब जितना भी चीज़ नेसेसरी रहना चाहिए था, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल था, सिवाय एक चीज़ की। वह था जॉर्ज पंचम की नाक। हाँ, उनकी जो इमारत थी उसके पास, यानी जॉर्ज पंचम की जो इमारत थी उसके पास नाक तो थी ही नहीं। तो इसके बाद इस पे भी काफ़ी सरकारी कर्मचारियों ने इस पे फोकस किया और उच्च स्तर से इस पर काफ़ी मैसेज आए कि इसे जल्दी जल्दी तैयार करवाइए। तब वो लोग अपना दिमाग लगाएं और एक मूर्तिकार को बुलाएं। तो वह फौरन दिल्ली में आया और दिल्ली में आने के बाद मूर्तिकार तो भाई अब पैसों की लालच में ही आया था ना। तो जो मूर्तिकार था वो कहा कि इस प्रकार का जो पत्थर है वो यहाँ पे कहीं नहीं है, पर अगर हम खोजना चाहें तो हमारे हिंदुस्तान में इतने सारे पर्वत हैं और हमारे हिंदुस्तान में तो भाई सब कुछ होता है। तो इस किस्म की पत्थर तो मिल ही जाएगा, और अगर वो पत्थर मिल जाएगा तो मैं उसकी नाक बना के आप लोगों को या फिर इस मूर्ति पे लगा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ तुम दौरा कर सकते हो। तो वो जो मूर्तिकार होता है वो पूरे हिंदुस्तान की हर पहाड़ी पहाड़ी पर खो जाता है, पर कहीं पे भी उस किस्म का पत्थर नहीं मिलता है। उसके बाद वो कहता है कि मतलब उसके बाद फिर बातचीत होती है, फिर उसके बाद उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है, मूर्तिकार के ही दिमाग में एक और आइडिया आता है। तो उसने यह कहा कि अब परेशान मत होइए, पत्थर तो पहाड़ों पर नहीं मिला तो क्या, हमारे देश में इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, कई सारे योद्धाओं की, तो उनकी नाक को मतलब लेते हैं और अगर इनके नाप की कोई भी नाक है तो उनके नाक को निकाल कर इनके नाक में मतलब कि इनके चेहरे पर लगा देता हूँ, मैं फिट कर दूंगा। फिर वो पूरे देश भर में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तो जितने भी राज्य थे सभी राज्यों का उसने दौरा किया और जितनी भी मूर्तियाँ थीं उन सभी मूर्तियों को देखा, पर उस नाप की कोई भी मूर्ति उसे उस नाप की कोई भी नाक उस व्यक्ति को, उस मूर्तिकार को नहीं मिली। इसके बाद वह फिर से परेशान हो जाता है, फिर से आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, पर वही जो हमेशा कहते हैं कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं मिल पाया, मैं असफल रहा। तो ये जितनी जितनी घटनाएं हो रही थी कि उस मूर्ति के पास नाक नहीं था, जो पहाड़ी पर गया फिर यहाँ पर आया, उसे नाक नहीं मिल रही, तो ये सभी घटनाएं अखबारों में भी छप रही थी। तो इसके बाद जो मूर्तिकार था वो दोनों जगह से जब नहीं ला पाया पत्थर, तो उसके बाद उसके दिमाग में एक और आइडिया आया, लेकिन उसके लिए उसे थोड़ा सा मतलब कि तैयार होकर, मतलब उसे काफ़ी राय मशवरा लेने की ज़रूरत थी। उसने कहा कि अगर आप लोग किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक को इनके चेहरे पर लगाने को कहें, तो अगर आप लोग राजी हों तो बता दीजिए तो मैं कर दूं ये। तो वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तो वो लोग एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि हम राजी नहीं हैं। तो वे लोग कुछ बोलने ही वाले रहते हैं कि वो कह बैठता है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, नाक की चिंता तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मैं एक जगह से निकाल लूँगा, मतलब एक व्यक्ति इससे ले लूँगा नाक। तो इसके बाद काट लूँगा एक व्यक्ति से नाक। तो उसके बाद वो जो व्यक्ति रहता है यानी मूर्तिकार रहता है, अगले दिन वो उसकी नाक लगा देता है। लेकिन वो मूर्तिकार ये भी कहता है कि पूरे इंडिया के अखबार में कहीं भी ये खबर नहीं छपनी चाहिए। तो समझने वाली बात अब यहाँ शुरू होती है। यहाँ पर हमसे लेखक कहते हैं कि अखबार में खबर इसलिए नहीं छपी कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें तो मतलब मूर्ति को देखते ही पता चल गया था कि ये जिंदा नाक लगाई गई है। पर ये खबर इसलिए एक दिन सन्नाटा रहा क्योंकि आज एक बार फिर एक ब्रिटिशर्स की मूर्ति को बचाने के लिए, मूर्ति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक निर्दोष भारतीय की जान ले ली गई। तो आज एक बार फिर से एक भारतीय ने बलिदान दे दिया, वो भी किसके लिए, एक इन इन गद्दारों के लिए, यानी कि इन ब्रिटिशर्स के लिए जो कि खुद इंडिया को लूटे हैं।
तो इन सभी के साथ-साथ लेखक हमसे ये भी कहते हैं कि नाक लगने के बाद फिर से वहाँ पर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हो गई। वहाँ के आस-पास का जितना भी वातावरण था उन्हें शुद्ध किया गया, यानी कि तालाबों में गंदा पानी हटाकर नया पानी डाला गया। और इतने तमाम प्रकार की तैयारियाँ और काफ़ी खर्च, ये सब उन ब्रिटिशर्स की आगमन के लिए किया जा रहा है। तो ये कितनी लेखक हमसे कुल मिला-जुला के यही कहना चाहते हैं कि ये सब मतलब जितनी भी तैयारियाँ हैं, ये सब तैयारियाँ उनके लिए हो रही हैं जो हमारे देश को लूटे हैं। तो ये सब यही दर्शाता है कि एक तो मूर्तिकार और उनके साथ जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उनके मक्कारपन को दिखाता है कि वे किस तरह अपने ही देश के व्यक्ति को मार दे रहे हैं सिर्फ एक मूर्ति को बचाने के लिए। तो हमारे देश में ऐसे भी आज भी गद्दार हैं जो कि एक अपने ही देशवासी को मार दे रहे हैं दूसरे देशवासियों के लिए, जो खुद अपने ही देश को लूटे हैं। तो ऐसे भी लोगों की आजकल कमी नहीं है तो उम्मीद है आपको, बस आज के इस चैप्टर में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कीप सपोर्टिंग।